हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, डायरी के पन्ने जिसकी लेखिका एन फ्रैंक हैं, वो पाठ हमारा आजकल पढ़ाया जा रहा है। अंतिम आज आपको जो गद्यांश रह गया है, यानी कि डायरी के पन्ने में जो अंतिम तिथि का वर्णन है, उसे आज हम पढ़ाएंगे। आपको भली भांति मालूम है, आपको समझाया जा चुका है, डायरी के पन्ने द्वितीय विश्व युद्ध के एक ऐतिहासिक उन घटनाओं का वर्णन है जिसमें जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के द्वारा उसे जो नाजीवाद था, नाजी सैनिकों के द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किए गए थे, उसका एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आपको हम सारा घटनाक्रम पहले बता चुके हैं। मात्र 13 साल की लड़की एन फ्रैंक, जिसकी उम्र कितनी है, 13 वर्ष है, उसके साथ 7 और मेंबर अज्ञातवास में हैं। उस अज्ञातवास में लगभग 2 वर्ष तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्या उन पर जुल्म ढाए गए, कितने कष्ट उन्हें उठाने पड़े हिटलर की सेना के द्वारा, जर्मनी के तानाशाहों के द्वारा, मतलब सेना के द्वारा, वो सब का वर्णन ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में, तिथिवार के रूप में यहाँ पर एन फ्रैंक ने लिखा है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अंतिम तिथि जो कि है मंगलवार 13 जून 1944, इसे हमने कल शुरू किया था। क्या कहा? मंगलवार 13 जून 1944, यानी जब अंत में वो अपने बारे में भी कहते, अपने अच्छाई और बुराई के बारे में भी उस प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए उस डायरी में लिखती है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज है ये। पढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 313, 313 लिखा आगे, मैं किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे अधिक धिक्कारती हूँ। ध्यान दें बेटा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। मैं अगर एंडिंग की लाइन आपको सुनाऊं, जो हमने कल एंड किया था, कि क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे ज़्यादा दुगना बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती, किंतु मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मिसेस वान दान के बारे में उन्होंने उस डायरी में लिखा था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं करती हैं, जबकि मुझसे ज़्यादा बोलती हैं, मुझे कभी कभी डांटती हैं। उस प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए, जो कि निर्जीव गुड़िया है, उस गुड़िया को संबोधित करते हुए वो अपना लेखन कार्य आगे करती है। अंतिम तिथि का घटनाक्रम बता रहे हैं आपको। वो तिथि कौन सी है? मंगलवार 13 जून 1944। आपको भली भांति मालूम है, बताया गया है कि एन फ्रैंक ने तिथिवार, डेट एंड डे के हिसाब से ये घटनाक्रम उस अज्ञातवास में बिताए हुए समय, जो बहुत कठिन समय था उनके लिए, उसको लिखा है। आगे कह रही हैं, मैं किसी भी व्यक्ति की तुलना से मैं अपने आप को सबसे अधिक धिक्कारती हूँ। माँ के उपदेश सुनते सुनते सोचती हूँ कि कैसे होगी इससे मुक्ति, फिर सोचती हूँ एन को कोई नहीं समझता। हमने कहा था ना, आप अगर डायरी के पन्ने पाठ को ध्यान से पढ़ोगे, बड़ी रोचक बातें उसने लिखी हैं इसमें। मात्र 13 वर्ष की बालिका एन फ्रैंक के द्वारा जो लिखा गया है, वो बहुत ही उपदेशात्मक भी आप कह सकते हैं, और दिल को झकझोरने वाला भी आप कह सकते हैं। देखो उसने क्या कल्पना की है कि एन को कोई नहीं समझता। वो खुद के लिए कह रही है, पर संबोधन किसके लिए? उस डायरी के प्रति संबोधन है उसका। मुझे दुख है कि मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता। प्यारे विद्यार्थियों, आगे प्रश्न भी आता है, मैं आपको पहले भी कहा था, इस प्रकार का प्रश्न आता है कि एन फ्रैंक ने अपने बातों का संबोधन एक निर्जीव गुड़िया को ही क्यों उसका चयन किया। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एन को कोई नहीं समझता, इन उसके मन में भाव आ रहे हैं, भाव उमड़ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर मेरी भावनाओं को किसी ने समझा नहीं है। लिखा, मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, मैं सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरसने लगती हूँ। इन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे सांत्वना दे, इस असमय पीड़ा को समझने के बाद मुझे समझाए, ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। इसलिए वो कह रही है कि एन को कोई नहीं समझता, मुझे कोई समझता नहीं है। मैं अपनी भावनाओं की गंभीरता को समझने वाले व्यक्ति की तलाश में हूँ। मैं तो ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरी भावनाओं को समझे, मुझे कुछ सांत्वना दे, मेरा मनोबल बढ़ाए, मुझे धैर्य प्रदान करे। ऐसा एन फ्रैंक के कहने का तात्पर्य है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। किट्टी, मैं मानती हूँ
पीटर मुझे गर्लफ्रेंड की तरह नहीं अपितु दोस्त की तरह प्यार करता है। उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन कोई रहस्यमयी शक्ति हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो शक्ति कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लासेस में समझाया भी, आपने ध्यान दिया होगा, ऑफलाइन क्लासेस में समझाया भी आपको कि एन एम फ्रैंक के द्वारा वो बातें भी बताई गई हैं जो उसके मन के अंदर हैं, उसे कचोटती हैं, परेशान करती हैं। इस प्रकार की भावनाओं को उसने भी किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है, जैसे आपने अभी पढ़ा है। मैं उसके लिए प्रेम दीवानी हूँ, मैं उनसे न मिलने पर परेशानी महसूस करती हूँ। पीटर अच्छा लड़का है। ये किसके बारे में कह रही है? उस पीटर के बारे में कह रही है जो उनके साथ अज्ञातवास में है। पीटर अच्छा लड़का है, किंतु धर्म के प्रति उसकी घृणा, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की कई बातें मुझे पसंद नहीं हैं। यानी कि पीटर स्वभाव से, जो पीटर है वो स्वभाव से तो अच्छा है, किंतु उसका धर्म के प्रति घृणा है, खाने के बारे में बहुत सारी बातें करता है, यानी कुछ नापसंद बातें हैं उसकी, कई बातें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। हमने वादा किया है कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर टिके रहेंगे। पीटर शांत प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति होने के कारण मेरी गलत बातों को भी सह लेता है। मैंने उस पीटर की अच्छी बातें क्या हैं? जिस पीटर को प्यार करती है एन एम फ्रैंक, उसकी अच्छी बात, वो शांत प्रिय है, सहनशील है और सहज और आत्मीय बोलते हैं अपनों के प्रति प्रेम। आत्मीय बोलते हैं अपनों के प्रति प्रेम, उस प्रकार का गुण उसमें है। तो मेरी गलत बातों को भी कभी कभी स्वीकार कर लेता है। ऐसा है पीटर का स्वभाव। यह वह प्रयत्नशील है कि हम काम काज में सलीका लाएं, मतलब अच्छा तौर तरीका लाएं। उसका यह एफर्ट रहता है कि हम जो काम काज करें उसमें एक अच्छा सा तरीका अपनाएं और उस पर कोई आरोप न हो। वह हम अपने हृदय की बात मुझे नहीं बताता वह बहुत घुन्ना है, मतलब अपनी बात अपने में ही रखता है, जिसे हम घरगुस्सू कहते हैं। चुपचाप रहता है, अपनी बात को मेरे को नहीं बताता है। ऐसा एन एम फ्रैंक पीटर के बारे में बता रही हैं, जिसको वो प्रेम करती हैं। मैंने और पीटर ने अपने चिंतनशील दिन एनेक्सी में बिताए हैं। हम भूत, वर्तमान व भविष्य की बात करते हैं। मैं काफ़ी समय से बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहती हूँ। हमने आपको कहा था क्लासेस में कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल अनोखे हैं एन एम फ्रैंक में। वो नेचर से प्रेम करती है, प्रकृति से प्रेम करती है। तो क्या कह रही है? मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहती हूँ। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे मैंने चांद देखने की इच्छा की, किंतु चांदने की तीव्रता के कारण खिड़की नहीं खोल सकी। तीव्रता मैंने उसका तेज उजाला, तो मैंने खिड़की नहीं खोली। आखिर एक दिन मैंने बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाएं और बादलों की लुका छिपी को रात में देखा। एक दिन बारिश हुई बरसात के समय में, तब मैंने खिड़की खोली, तेज हवाएं चल रही थी, बादलों की लुका छिपी, मानी कभी बादल आ रहे थे, कभी बादल जा रहे थे, कभी वो चांद बादलों के बीच छुप रहा था, कभी दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को मैंने बड़े आराम से निहारा खिड़की से। यह अवसर 1.5 वर्ष में पहली बार मिला था। इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार मुझे ऐसा दृश्य आसमान में दिखाई दिया था, ऐसा एन एम फ्रैंक कह रही हैं। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल और जेलों में बंद व्यक्ति तरसते हैं। यानी जो व्यक्ति जेलों में बंद हैं, अस्पताल में बेहाल हैं, अस्वस्थ हैं, वो लोग इस प्रकार के प्रकृति के अप्रकृत्रिम सौंदर्य के लिए तरस जाते हैं। ऐसा एन एम फ्रैंक कह रही हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों के देखने से मुझे आशा और शांति मिलती है। इस प्रकार के गुण हैं एन एम फ्रैंक में। वो आसमान को देखना चाहती है, बादलों को निहारना चाहती है, चांद को देखना चाहती है और तारों को भी देखना पसंद करती है। उनको देखकर उसे क्या मिलती है? शांति का एहसास होता है, शांति की अनुभूति होती है। यह शांति की रामबाण दवा है। कितने अनोखे शब्दों का प्रयोग एन एम फ्रैंक ने किया है। यह शांति की रामबाण दवा। अगर ये दृश्य देख लिए जाएं तो व्यक्ति को शांति, सुकून का एहसास होता है। रामबाण है व्यक्तियों के लिए। प्रकृति के वरदान की समानता कोई नहीं कर सकता, किंतु मुझे यह अवसर बहुत कम मिला है। यानी प्रकृति के बारे में कह रही है कि प्रकृति जो वरदान है हमें मिला हुआ, उसका कोई समानता नहीं कर सकता है, लेकिन हमको इसकी अवसर कम मिले हैं क्योंकि हम लोग अज्ञातवास में हैं, बंद हैं।
आगे कह रही है बेटा, ध्यान दें, एंड की ओर हमारा चैप्टर चल रहा है, समाप्ति की ओर है। मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों ने अपने शारीरिक क्षमता के ज़्यादा होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। पुरुष कमा लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। औरतें इस बेवकूफ़ी को सहती हैं। इस प्रथा की जड़ें गहरी हैं। अब शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कुछ देशों ने उनकी बराबरी का हक दिया है। आधुनिक महिला अब पूरी तरह स्वतंत्रता चाहती है। हमने आपको समझाया था क्लास में, ध्यान दें आप लोग गहराई से अपनी किताब का भी अध्ययन करें, जैसे आपको हम डेट बाय डेट समझा रहे हैं। आपकी किताब में भी ऐसा ही है। हमने आपको समझाया था कि उस समय, आज की बात नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जब महिलाओं को समाज में कुछ अनदेखा किया जाता होगा, उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते होंगे जिनकी उन्हें दरकार थी, आवश्यकता थी। तो एन फ्रैंक ने महिलाओं की सजगता भी आवाज़ उठाई है, महिलाओं के प्रति एक आवाज़ भी उठाई है, जो आप इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। हमने आपको कहा था क्लास में, वही बात यहाँ पर बताई गई है। एन फ्रैंक मात्र 13 वर्ष की होते हुए भी उसके जो विचार हैं बड़े ओजस्वी हैं। उसमें महिलाओं की वो बातें की हैं जो एक वयस्क लोग भी नहीं करते हैं। कितनी समझदार है वो। महिलाओं को अधिकार दिलाने की वो मांग करती है कि पुरुषों में जो ज़्यादा शारीरिक क्षमता है उसके साथ साथ महिलाओं को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। आज बल समाज जो है, जो औरतें बेवकूफ़ीपन सहती हैं, मतलब वर्चस्व सहती हैं पुरुषों का, इसमें प्रगति रुक जाती है समाज की। तो महिलाओं को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। वो कह रही है कुछ देशों ने वो हक दे दिया है कि महिला पुरुष समान हैं, लेकिन कुछ देशों ने अभी नहीं दिया है। सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी महिलाओं को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। एन फ्रैंक उस ऐतिहासिक दस्तावेज, उस डायरी में ये बातें लिख रही हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। आगे कह रही हैं, पुरुषों के समान महिलाओं को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। औरतों को सैनिकों जैसा दर्जा मिलना चाहिए। ध्यान होगा आपको क्लास में, प्यारे विद्यार्थियों, यह बातें मैंने कई बार आपको क्लास में रिपीट करवाई हैं एवरी डे, जब आप अपने ग्रुप के अनुसार स्कूल आए होंगे। कि उसने तुलना किससे की थी? सैनिकों से, कि सैनिकों के समान हैं महिलाएं समाज के लिए। आगे लिखा है, मौत से लड़ते समय सैनिक जितनी पीड़ा वो यंत्रणा को अनुभव करता है, उससे कहीं अधिक पीड़ा बच्चे को जन्म देते समय औरत झेलती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। यानी एन फ्रैंक कह रही हैं कि जिस प्रकार एक सैनिक अपने देश के लिए सीमा पर खड़ा होकर के लड़ता है, स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, कष्ट झेलता है, उसी प्रकार जब हमारा जन्म होता है तो उस वही दर्द हमारा माँ झेलती है। अर्थात एक माँ को बच्चे के जन्म के अवसर पर उसी प्रकार का दर्द होता है जिस प्रकार एक सैनिक को देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर युद्ध करना पड़ता है। उस युद्ध के समय जो कष्ट होता है वही एक माँ को बच्चे के जन्म के समय होता है। बच्चे पैदा करने से नारी का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह बहुत मेहनत करती है, फिर भी पुरुष उसको सम्मान नहीं देते। वह फिर पुनः कहती है कि महिला तो समाज के लिए बहुत संघर्ष करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन फिर भी पुरुष उसको वो सम्मान में रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जिसकी वो हकदार है। कितनी अच्छी बातें एन फ्रैंक ने लिखी हैं। मैं यह तो नहीं कहती कि औरतों को बच्चे पैदा करने बंद कर देने चाहिए, किंतु मैं उन व्यक्तियों की भत्सरना करती हूँ, मैं आलोचना करती हूँ, उनकी बात को टालती हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य है भत्सरना करती हूँ जो समाज में औरतों के योगदान को मानने को तैयार नहीं है। उस समय जब आप देखते हैं बहुत बड़ा भेदभाव था उस समय। अब अगर आज़ादी से पहले देखते हैं बहुत बड़ा भेदभाव था समाज में महिलाओं पुरुषों के प्रति। मैंने आपको क्लास 8 में समझाया था, जब आपने जाति प्रथा वाला समाज वो पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, आरोह भाग 2 पुस्तक का हमने पढ़ाया था आपको, उसमें भी ये बात उठाई गई थी। तब तो जातिवाद भी बहुत हावी था, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। यहाँ पर भी उसने यही बात जग जाहिर की है कि समाज में औरतों का जो योगदान है उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तो क्या कह रही हूँ आगे, मैं श्री पोल दे कुरिप से पूरी तरह सहमत हूँ कि सभ्य समाज, सभ्य मानी सिविलाइज्ड सोसाइटी,
सभ्य समाज में औरत द्वारा बच्चे पैदा करना अनिवार्य काम नहीं माना जाता। अब उसने एक और कैरेक्टर का नाम बताया जिनका नाम है पोल दे कुरिफ। उनकी स्टेटमेंट से मैं सहमत हूं, उनकी धारणा से मैं सहमत हूं, ऐसा एन एम फ्रैंक कह रही है। क्या है वो? औरत द्वारा बच्चे पैदा करना अनिवार्य काम नहीं माना जाता, औरत के समान इस कष्ट से पुरुष को कभी गुजरना नहीं पड़ता। मैं सोचती हूं अगली सदी तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना औरतों का ही काम है, औरतों को ज़्यादा सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। देखो आज जो परिवर्तन इस नई सदी में 21वीं सदी में परिवर्तन आया है, उसकी एक कल्पना की थी एन एम फ्रैंक ने कि जो आज 21वीं सदी में बदलाव आया है शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मूलतः महिलाओं को अधिकार देने के क्षेत्र में, महिलाओं को शिक्षा देने के क्षेत्र में, महिलाओं को सम्मान देने के क्षेत्र में, उनको जो हक है उसको पुनः देने के क्षेत्र, वो आज जो परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन जो आया है, उसकी कल्पना की थी एन एम फ्रैंक ने 20वीं सदी में, और वो दिखाई दिया। ऐसे थे एन एम फ्रैंक के विचार। सभी बातों के बारे में उसने अपनी इच्छा प्रकट की थी और एंड किया था महिलाओं के अधिकारों से संबंधित एक अवधारणा थी उसकी कि जो बदलाव होने चाहिए वो समाज के लिए जरूरी हैं, और वो बदलाव हुए हैं। आज हमारा राष्ट्र चहुमुखी विकास की ओर तभी है जब उसमें मातृशक्ति का अमूल्य योगदान है, अद्भुत योगदान है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सुधार के क्षेत्र में हो, वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसा एन एम फ्रैंक ने भी अपने विचार दिए थे उस ऐतिहासिक दस्तावेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था एक ऐतिहासिक घटनाक्रम, डायरी के पन्ने, जिसमें कि एक बार हम फिर कह रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के शासकों के द्वारा, जर्मनी के सैनिकों के द्वारा उन यहूदियों पर जो जुल्म ढाए गए थे, अत्याचार किया गया था, नरसंहार किया गया था, उसका घटनाक्रम एन एम फ्रैंक ने बताया है। और आपको पहले बता चुका था, एक बार फिर बता रहा हूँ। अंततः वो लोग पकड़े जाते हैं, ज्ञातवास के दौरान पकड़े जाते हैं और उन्हें उन यातना गृह में, यातना शिविरों में डाला जाता है जहाँ बहुत कष्ट उनको झेलना पड़ा। पशुओं जैसा व्यवहार उनके साथ किया गया, उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। और मात्र एन एम फ्रैंक के पिताजी ऑटो फ्रैंक ही जीवित बच पाए थे, उस यातना गृह से जीवित बच पाए थे, उनके हाथ नहीं चढ़े थे। और उन्हें किन्हें? एन एम फ्रैंक के पिताजी ऑटो फ्रैंक को वो ऐतिहासिक डायरी मिल गई थी जो एन एम फ्रैंक ने उस अज्ञातवास के दौरान लिखी थी, और वो उन्होंने सबसे पहले डच भाषा में प्रकाशित करवाई, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाई, उसके बाद न जाने कितनी भाषाओं में ये ऐतिहासिक दस्तावेज प्रकाशित हुआ। और मैं आपको बता चुका था पहले, फिर बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है ये डायरी के पन्ने। अनेकों भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ, तो ये है इसकी महत्ता। आप भी ध्यान से पढ़ें, समझें। आज आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। कोई भी समस्या हो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी शब्द में, किसी भी पैराग्राफ में, तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।